बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक 2.4 यूनिट 2 काइनेमेटिक्स और इसका टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स टॉपिक 2.4। ठीक है, बहुत अहम टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझेंगे तो ये आगे बहुत आपके काम आएगा, क्योंकि ये तमाम क्वांटिटीज़ को बहुत अच्छी तरह समझने में हमारा कहना चाहिए कि बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमें तमाम क्वांटिटीज़ को समझने के लिए कि वो किस किस्म की हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये दो टाइप्स क्या कहती हैं और बेसिकली इनका मकसद क्या है। ठीक है, तो जैसे कि बताया कि पहले मैं बताता चलूँ कि ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिवाइड होती हैं बेसिकली टू कहना चाहिए कि दो किस्मों पे, टू टाइप्स में। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, स्केलर्स जो हैं वो क्वांटिटीज़ हैं जो मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक तो मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, सूटेबल यूनिट से पूरी हो जाती हैं। ठीक है, ये बात याद रखने की है। ठीक है, जबकि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो आगे आ भी जाएगा, बल्कि मैं इसको इसके साथ साथ ही कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मेन फ़र्क है और यही असल फ़र्क है। ठीक है, कि स्केलर जो है वो मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट से पूरा हो जाता है, जबकि वेक्टर जो है उसको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसी तरह सूटेबल यूनिट चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको डायरेक्शन, ये मेन फ़र्क है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मींस स्केलर जो है वो दो चीज़ों से, मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट से पूरा हो जाता है, जबकि वेक्टर को अपने पूरा होने के लिए सूटेबल यूनिट, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे पूरी बताई गई है, इसको ज़्यादा तफसील से इतना देखने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल में इन्होंने यूँ कहें कि मास लिया है, तो मास एक वाटरमेलन का बताया है 3 kg। ठीक है, तो इसमें जो दो चीज़ें, जिन दो चीज़ों से ये पूरा हो रहा है वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मींस मिकदार। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 XYZ। ठीक है, तो वो मिकदार बताई 3 और आगे उसकी यूनिट बताई कि वो यूनिट kg है। ठीक है, यानी मास है। ठीक है, ये इन दो चीज़ों से पूरा हो गया। ठीक है, जबकि वेक्टर जो है, वेक्टर की अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ बताया कि बस इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी आ गई 50। ठीक है, और उसके साथ उसकी यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके साथ साथ इसके डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ठीक है, उमूमन ये चीज़ न्यूमेरिकल्स वगैरह में बताई नहीं जाती, लेकिन जब ये एवरीडे लाइफ में यूज़ होती है तो डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, उसके बग़ैर हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब आप इसकी जो है वो डेफिनेशंस देख सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ सुटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ये आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि स्केलर की है, लेकिन इसके साथ आप इस चीज़ को भी ऐड करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर कंप्लीटेड with magnitude and a suitable unit and does not need any direction for their completion are called scalar quantities। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ में अगर हम कहें तो स्पीड की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, जैसे हम पूरा ऊपर पढ़ के आए। टेम्परेचर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास जो वज़न है उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डेंसिटी की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जबकि वेक्टर्स में एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन जैसे कि बताया कि कभी एक साइड होता है, कभी दूसरा साइड होता है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन होती है, अंडर कंसिडरेशन होती है, लिहाजा ये वेक्टर है। मोमेंटम आगे आ जाएगा। टॉर्क भी एक फोर्स है। ठीक है, तो ये भी, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की भी डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। तो मेन फ़र्क दोनों का मैंने बता दिया है आपको, ये याद रखना है आपने कि स्केलर जो है बग़ैर डायरेक्शन के, बग़ैर रुख के पूरा हो जाता है, जबकि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायरेक्शन के बग़ैर पूरी नहीं होती। ठीक है, अब बताया कि जब वेक्टर को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसको बताया कैसे जाएगा कि उसकी डायरेक्शन है। ठीक है,
तो वेक्टर डायग्राम, ठीक है, ये वेक्टर डायग्राम है, ठीक है, रुख के हिसाब से बताया गया है, ठीक है, डायरेक्शंस के हिसाब से बताया गया। वेक्टर डायग्राम इज एन इजी वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है चूँकि, तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर डायग्राम जो है वो बेहतरीन चीज़ है जिससे हम डायरेक्शन का भी मुतय्यन कर सकते हैं, और आगे आपके पूरी बुक में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है, और उससे आप बहुत सी चीज़ों को डिटरमाइन करेंगे, जानेंगे, परखेंगे, ठीक है। द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ये लाइन सेगमेंट जो है ये वेक्टर यानी उस या ये जो वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल हो रही है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड। लेंथ इसकी जो है यानी ये लिखा हुआ भी है 50, ये मैग्नीट्यूड बता रही है, और ये यूनिट बता रही है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एंड एरो हेड गिव्स इट्स डायरेक्शन। ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये ईस्ट से थोड़ा ऊपर 30 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ ये गाड़ी है या बस है या जो कोई भी है वो जा रहा है। तो ये डायग्राम जो है ये बहुत अच्छी तरह किसी भी चीज़ की डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की बता रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिगर 2.14 रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ अ कार ट्रैवलिंग। कार जो है उसकी वेलोसिटी है, तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड 50 हो गया, यूनिट ms हो गया यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो इस डायग्राम से पता चल रही है कि ईस्ट से 30 डिग्री के ऊपर और जा रही है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये उसकी डायरेक्शन होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो वेक्टर डायग्राम, ये वेक्टर डायग्राम जो है इसको वेक्टर डायग्राम कहते हैं। ये बेहतरीन तरीक़ेकार है किसी भी वेक्टर के रुख को बताने का, ठीक है। 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन के जो मूवमेंट है किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, चूँकि हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें मोशन की डायरेक्शन जो है, मोशन के बारे में पूरी मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोशन जो है बेसिकली वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, तो हमें इनकी डायरेक्शंस का पता होना भी ज़रूरी है। तो उसकी जो एनालिसिस है मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं उसके, उनमें एक एनालिसिस जो है ग्राफ के ज़रिए होता है, ठीक है। तो 2-3 किस्म के ग्राफ बताए हैं। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, जिसको देखकर हम वेलोसिटी मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है या स्पीड मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको देखकर हम डिस्टेंस मालूम करते हैं, ठीक है। और आगे इक्वेशंस आ रही हैं, इक्वेशंस फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये जो है ये 2 किस्म के ग्राफ हैं, अब इनको समझने की ज़रूरत है। देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ आप पहले पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में कि ग्राफ के 2 एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है जो नीचे होता है और एक वाई एक्सिस होता है जो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे एक चीज़ मौजूद होती है और एक्स एक्सिस पे दूसरी चीज़ मौजूद होती है। तो ये जो ग्राफ है इसमें वाई एक्सिस पर डिस्टेंस मौजूद है जो मीटर्स में बताया गया है, जबकि एक्स एक्सिस पर टाइम मौजूद है जो सेकंड्स में बताया गया है। ये लिखा भी है, डिस्टेंस है मीटर्स में, टाइम है सेकंड्स में, ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो है बता रहा है कि 1 सेकंड में किसी गाड़ी ने 5 मीटर्स जो है वो तय किया है, 2 सेकंड में 10 मीटर्स, 3 सेकंड में 15 मीटर्स, 4 सेकंड में 20। ये इससे और इससे मैच करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ ग्राफ जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि टाइम इंटरवल्स के साथ साथ इसकी स्पीड जो है आगे पीछे हो रही है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ हाफ सेकंड में इसने कोई 2 मीटर तय किया, जबकि 2 सेकंड में 1 सेकंड में इसने कोई 2 मीटर तय किया, जबकि 2 सेकंड में ये 5 मीटर तय कर चुकी है, ठीक है। यहाँ 7.5 तक आ गई है, यहाँ और तेज़ हो गई और यहाँ और तेज़ होती जा रही है, ठीक है। तो ग्राफ चेंज है ये जो है। तो इन दोनों ग्राफ में जो फ़र्क है उसमें ये है कि यहाँ ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, इसकी स्पीड एक ही है इस गाड़ी की, जबकि यहाँ इसकी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई है। आगे फिर इन्होंने इसके ग्रेडियंट के बारे में बताया, उसको हम देखते हैं आगे। अ बस ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम वन बस स्टॉप टू अनदर बस स्टॉप। द डिस्टेंस ऑफ द बस फ्रॉम फर्स्ट बस
स्टॉप इज़ मेजर्ड एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में जो है ये बस चल रही है, ठीक है, हर सेकंड पे इसके डिस्टेंस को जो ये कवर कर रही है वो मेजर किया जा रहा है। द पॉसिबल मोशन ऑफ द बस इज शोन बाय 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स। अच्छा, तीसरी एग्जाम्पल कहाँ, ये है, ठीक है, ये भी अभी देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अच्छा, आगे ग्रेडियंट के बारे में बताया था। ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्पीड। कैसे कि ये जैसे है 1 सेकेंड में ये 5 मीटर कवर कर रही है, 2 सेकेंड में 10, 3 में 15, 4 में 20। तो ये 20 डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। यही चीज़ यहाँ ग्रेडियंट में बताइए, 20 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, यूनिफॉर्म में जो है वो एक ही रहेगी, जबकि यहाँ फिर जब पूरा डिस्टेंस कवर होगा तो हमें उससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखें 25 जो है वो 5 से डिवाइड, और गो के यहाँ और यहाँ इसने फासला एक ही तय किया है, ठीक है। 5 सेकंड में यहाँ 25 तक पहुँचे, यहाँ भी 5 सेकंड में 25 तक, लेकिन बीच में इसकी स्पीड यहाँ पे कम ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो 20 जो है इसने कवर किया था 4 सेकंड में, तो उस 20 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास स्पीड आ गई। यही चीज़ यहाँ पे बताइए, द ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो तो उसमें जो ग्रेडियंट है, यानी जब हम उसको डिवाइड करें तो वो न्यूमेरिकली वो हमें स्पीड बताता है, ठीक है। तो यहाँ उसने स्पीड ही बताई है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो है, ये जो चीज़ बताई है, व्हेन बस ट्रेवल्स विद नॉन, अच्छा ये तो दूसरा होगा, व्हेन द बस स्टॉप्स ऑन द नेक्स्ट बस स्टॉप टू ड्रॉप और पिक द पैसेंजर्स। ये असल में जो है ये हुआ ये है कि यहाँ पर ये रुकी हुई है, ठीक है। सपोज ये चलते चलते इसने 10 मीटर तक तय किया, अब ये 5 सेकंड तक रुकी रही है, तो ये 5 सेकंड तक ग्राफ यूँ नीचे ही रहेगा, ये बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 मुमकिन चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक ही स्पीड से चल रही होगी, या बदलती स्पीड से चल रही होगी, या रुकी हुई होगी। अगर रुकी होगी तो ग्राफ यूँ आएगा, अगर बदलती स्पीड होगी तो यूँ टेढ़ी लाइन आएगी, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो सीधी लाइन आएगी, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। आगे जो दूसरा ग्राफ है वो स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो पहला ग्राफ है वो ये है, ये ऊपर का ये वाला और ये वाला 2.15 ए, बी और सी, ये जो थे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास जो ग्रेडियंट आता है वो स्पीड आता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो द ग्रेडियंट ऑन स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ग्रेडियंट हम स्पीड टाइम ग्राफ का लेते हैं तो उसमें हमें एक्सेलरेशन पता चलती है। कैसे? अच्छा, ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ जो है ये रेस्ट की पोजीशन पे, ठीक है, इसीलिए यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही, ठीक है। अच्छा, आगे हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं इन ग्राफ फिगर 2.16a द बस इज एट रेस्ट, ठीक है। ये 16a में एट रेस्ट है फॉर एन इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स तक रेस्ट में, देयर फॉर स्पीड ऑफ बस रिमेन्स जीरो ही है, ठीक है, फॉर इंटरवल एंटायर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस ग्राफ में बस रुकी हुई है, लिहाजा स्पीड नहीं बढ़ रही, ठीक है। इन ग्राफ फिगर 2.16b द बस मूव्स एट स्टडी स्पीड, इसकी स्पीड एक ही है, इसकी स्पीड एक है, वो 20 चल रही है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। सीधी लाइन से मुराद ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रही, ठीक है। द बस मूव्स एट स्टडी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 seconds, so the distance covered is 100 meter. The distance is always product of speed and time, therefore to magnitude on a speed time graph 20 multiplied by 5 is equal to 100. Determine the distance represented through shaded rectangle on the graph. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो सीधी लाइन है, ये जो है ये ग्राफ एक्सेलरेशन तो नहीं बढ़ रही, लेकिन ये शेडेड एरिया बता रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है,
ठीक है, ये 20 है और ये 5 है। 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा जो 100 मीटर है। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि ये हर सेकंड पे स्पीड बढ़ा रही है। ठीक है, पहले सेकंड पे इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे 30 मीटर, मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ जो है ऊपर जाने लगेगा। ग्राफ इसके एक्सेलरेशन को बताएगा कि एक्सेलरेशन इसकी बढ़ रही है। ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड जो है वो ये नीचे का आधा शेडेड एरिया बताएगा कि क्या है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि अच्छा एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगी, हम यहाँ 50 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आखिरी बात जो कही वो है द एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये एरिया जो है ट्राइंगल का, ये जो है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगा। अच्छा, इसको आसानी से समझना है डिस्टेंस, क्योंकि हाइट और बेस तो हमारे पास यहाँ है नहीं, लेकिन हम इसको आसानी से इस तरह समझ सकते हैं। देखें 1 सेकंड में ये कवर कर रहा था यहाँ पे 10, ये जो ग्राफ हमें बता रहा है 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में इसने 20 कवर किए। ठीक है, इस हिसाब से स्पीड इसकी तेज़ हो रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो यानी 2 में ये 30 कवर कर चुका है, यहाँ 30 मज़ीद किए तो 3 सेकंड में ये 60 कवर कर चुका है, यहाँ 40 का कवर किए तो 4 सेकंड में ये 100 कवर कर चुका है। प्लस करते जाए 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100 एंड 100 + 50 150। यानी ये टोटल जो है, ये ग्राफ जो है ये लिए हुए है 150 मीटर। ठीक है, लेकिन शेडेड एरिया इसका हाफ है, तो हाफ शेडेड एरिया जो है वो 75 मीटर्स है। ठीक है, ऑन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द लाइन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, लाइन के नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को जाहिर करता है। तो आज हमने दोनों ग्राफ देख लिए हैं मोशन के, ग्राफिकल एनालिसिस के। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 2.6 जो हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ द मोशन, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, उसको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।